अरुणाचल प्रदेश बेसिकली एक ट्राइबल इंडिजिनियस लोगों का घर है। अरुणाचल का एक कॉर्नर से लेकर दूसरा कॉर्नर तक पूरा कंप्लीटली एक ट्राइबल कम्युनिटीज का हैबिटेट है। साल 1873 को एक रेगुलेशन पास करता है और यही एक्ट से निकलता है ILP। आप सभी को फिर से नमस्कार दोस्तों, और आशा करता हूँ आप सब ठीक हो। और आज हम ऐसा टॉपिक लेके आया है जो अरुणाचल प्रदेश का फ्यूचर के लिए यहाँ के इंडिजिनियस लोगों को और आउटसाइडर्स लोगों को समझना बहुत जरूरी है, और ये है इनर लाइन परमिट ऑफ अरुणाचल प्रदेश यानी ILP। तो आज हम ये समझेगा अरुणाचल प्रदेश को क्यों इनर लाइन परमिट दिया गया था और ये इनर लाइन परमिट अरुणाचल प्रदेश के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए चलो समझते हैं। बेसिकली अरुणाचल प्रदेश एक ट्राइबल स्टेट है, ये हर इंडियंस को मालूम है, और पूरा नॉर्थ ईस्ट का 7 सिस्टर में ऐसे 4 स्टेट है जिनमें ILP लगता है। उनमें से है नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, और रिसेंटली 2019 में मणिपुर को भी ये ILP स्टेटस में दिया गया है। स्पेशली हमारा अरुणाचल प्रदेश का लोगों को बहुत कम समझ है इसका ऊपर में, लेकिन मैंने किसी आर्टिकल और ब्लॉग में ये पढ़ा था कि ये परमिट जो है बाकी इंडियंस को ये डिस्क्रिमिनेट करता है, बट ये एक्चुअली मिसकंसेप्शन है। लेकिन आप ये प्रोटेक्टेड एरिया का ट्राइबल अफेयर्स को समझेगा तो साथ में आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये ILP ये ट्राइबल इंडिजिनियस लोगों के लिए कितना क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अरुणाचल प्रदेश के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप ये डेमोग्राफिक मैप से आपको समझ में आ जाए। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप अरुणाचल का ये डेमोग्राफिक मैप को देखिए। तो आपको ये वेस्ट रीजन से लेके ईस्ट रीजन तक और ईस्ट रीजन से लेके साउथ ईस्ट रीजन तक पूरा ट्राइबल हैबिटेट का लैंड मिलेगा। हालांकि यहाँ कुछ नॉन ट्राइबल साथ में रहता है, बट दे डोंट हैव राइट टू ओन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू ILP। क्योंकि आप सबको मालूम होगा हमारा स्टेट एक प्रोटेक्टेड लैंड है। इसका रीजन आप अरुणाचल प्रदेश का पास्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफिकल लोकेशन और यहाँ का डेमोग्राफी को समझेगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा। अगर आप ये चीज को नहीं समझेगा तो शायद आपका मन में भी बहुत सारा सवाल पैदा हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये पूरा एरिया का इंडिजिनियस हैबिटेट्स को देखिए। ये पूरा एरिया में आपको 26 मेजर ट्राइब्स और मोर देन 100+ सब ट्राइब्स मिलेगा जो यहाँ का मूल निवासी है। तो आइए ये जानते हैं यहाँ कौन सा एरिया में कौन कौन सा ट्राइब्स का हैबिटेट है। तो इसको समझने के लिए हम आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज से बताएगा, लेकिन यहाँ हम एक डिस्क्लेमर देना चाहेगा। अगर हमसे कोई ट्राइबल और उसका लोकेशन में कुछ एरर या मिस हो जाने से प्लीज हमको माफ कर देना, क्योंकि हम यहाँ जो भी चीज आपको शेयर कर रहे हैं ये पूरा मेरा रिसर्च का आधार पे बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये वेस्टर्न रीजन से देखेगा। तो आपको मोस्ट वेस्टर्न साइड में आपको तवांग डिस्ट्रिक्ट मिलेगा जिसमें आपको मोम्पा ट्राइब्स मिलेगा। इसके बाद आपको ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा मोम्पा ट्राइब्स, शेडुपेन ट्राइब्स, एका ट्राइब्स जैसे इंडिजिनियस लोग मिल जाएगा। इसके बाद आपको बिचोम डिस्ट्रिक्ट जो कि वेस्ट कामेंग और ईस्ट कामेंग का बीचों में बनाया है रिसेंटली, जिसमें आपको मिलेगा एका ट्राइब्स, मिजी ट्राइब्स, शेडुपेन ट्राइब और बुगुन ट्राइब जैसे इंडिजिनियस हैबिटेट्स मिल जाएगा। और आप जो ये सेंटर रीजन देख रहे हैं, ये रीजन से लेके पूरा ये रीजन तक यहाँ में मेजोरिटी में आपको तानी क्लैन का डिसेंडेंट देखने को मिलेगा। और ये तानी क्लैन बेसिकली 6 ट्राइब्स में डिवाइडेड है, जिसमें आपको मिलेगा निसी, अपतनी, तागिन, गालो आदि और मिसिंग जैसे मिलेगा। और साथ में आपको यही रीजन का अंदर में कुछ मेंबास और कम्बास ट्राइब का हैबिटेट मिलेगा। तो आइए ये समझते हैं ये तानी क्लैन का इंडिजिनियस ट्राइबल लोग कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में रहता है। तो आपको ये रीजन का अंदर में ईस्ट कामेंग, पाकेकेसंग, पापुम पारे, कुरुकुमे, कराडाडी और कमले डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, जिसमें निसी ट्राइब का इंडिजिनियस लोगों का हैबिटेट है। और अपटनी आपको ये लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। और इसके बाद आपको थगिन ट्राइब जो है ये पूरा अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। और यहाँ में आपको कुछ गालो ट्राइब्स का इंडिजिनियस लोग भी मिलेगा। और बाकी ये जो रीजन है यहाँ में आपको वेस्ट सियांग, लोअर सियांग और लेपाराडा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, जिसमें आपको गालो ट्राइब्स का इंडिजिनियस लोग मिलेगा। और आपको ये रीजन का अंदर में सियोमी, सियांग, ईस्ट सियांग, अपर सियांग और लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, जिसमें आपको अबोर यानी आदि ट्राइब का इंडिजिनियस हैबिटेट्स मिलेगा। और साथ में आपको कुछ मिसिंग और मेम्बा खम्बा का इंडिजिनियस हैबिटेट मिलेगा, जिसमें मेम्बा और खम्बा ट्राइब्स जो है आपको अपर सियांग और ये सियोमी डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा। और आपको इडुमिस्मी ट्राइब्स का इंडिजिनियस हैबिटेट जो है ये एरिया का अंदर मिलेगा, मतलब लोअर दिबांग वैली और अपर दिबांग वैली का अंदर मिल जाएगा। और आपको ये एरिया यानी अंजाव डिस्ट्रिक्ट में दिगारो मिस्मी और जाकरिंग ट्राइब्स का इंडिजिनियस हैबिटेट्स मिलेगा। और आपको ये एरिया यानी लोहित डिस्ट्रिक्ट में कमती, सिंगपोस और मिस्मी इंडिजिनियस हैबिटेट्स मिलेगा।
और ताई कामती जो ट्राइब है आपको ये एरिया यानी नामसाई डिस्ट्रिक्ट का अंदर मिल जाएगा। और ये पूरा रीजन का अंदर में आपको नागा ट्राइब्स मिल जाएगा, जिसमें आपको वांचो ट्राइब का इंडिजिनियस हैबिटेंट जो है लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, और नोक्ते और तुत्सा ट्राइब का इंडिजिनियस हैबिटेंट जो है तिराप डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। एंड लास्टली तांगसा ट्राइब और कुछ तुत्सा और नोक्ते ट्राइब्स का इंडिजिनियस हैबिटेंट्स जो है आपको ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का अंदर मिल जाएगा। और यही डिस्ट्रिक्ट का अंदर में आपको ड्योरी ट्राइब्स मिलेगा। और अरुणाचल प्रदेश का एक कंट्रोवर्शियल इशू जो चकमा हाजुंग रेफ्यूजीज को लेके है, और ये चकमा और हाजुंग जो है अरुणाचल का यही डिस्ट्रिक्ट में रहता है, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में। तो इससे आप अभी ये समझ गया होगा कि अरुणाचल प्रदेश बेसिकली एक ट्राइबल इंडिजिनियस लोगों का घर है। अरुणाचल का एक कॉर्नर से लेके दूसरा कॉर्नर तक पूरा कंप्लीटली एक ट्राइबल कम्युनिटीज का हैबिटेट है, जिसमें हर ट्राइब्स का अपना अपना कल्चर, कस्टम्स, डायलेक्ट, बिलीव्स और ट्रेडिशनल हेरिटेज को प्रैक्टिस किया जाता है। और इन टर्म्स ऑफ नेशनलिज्म यहाँ का हर एक इंडिविजुअल इतना पेट्रियोटिक और फ्रेंडली है कि आप बिना कोई भी वरीड का अरुणाचल का कोई भी कोना में आप घूम सकते हैं। बस अपना तन और मन में एक चीज बिता लेना है कि यहाँ का रिसोर्सेस और लैंड को बस नजर नहीं लगाना है, क्योंकि यही सब नेचर, कल्चर, ट्रेडिशन और डेमोग्राफी को प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करने के लिए अंडर ब्रिटिश रूल के द्वारा ब्रिटिशर्स ने हमारा ट्राइबल के लिए साल 1873 को एक रेगुलेशन पास करता है, जिसको हम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट से जाना जाता है, ताकि ये एक्ट के द्वारा बाहर से कोई भी लोग ये रीजन में आके यहाँ का रिच कल्चर, नेचर और ट्रेडिशन को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सके और एक्सप्लॉइट नहीं कर सके। और यही एक्ट से निकलता है ILP, इनर लाइन परमिट। बेसिकली इनर लाइन परमिट जो है एक डॉक्यूमेंट है, जो भी आउटसाइडर्स किसी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में एंटर करना होगा तो ये इनर लाइन परमिट को बनाया जाता है, जिससे वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया को प्रोटेक्ट कर सके और वहाँ का जो भी नेचर, कल्चर, ट्रेडिशंस, जो भी डेमोग्राफी होगा उसको प्रिजर्व कर सके। तो ये ILP अरुणाचल प्रदेश में किस तरह से लाया गया है और अरुणाचल प्रदेश में किस तरह से प्रेजेंट टाइमलाइन में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, इसको समझने के लिए आपको इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। एक्चुअली पहले अरुणाचल प्रदेश पूरा तरीका से इंडिया का हिस्सा नहीं था। ये बेसिकली तिब्बत का एक साउदर्न पार्ट था, जो आज तवांग मोनेस्ट्री, जो एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है, वो उसको फिफ्थ दलाई लामा के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाता है 1682-81 AD में। और वही कंटेम्प्रेरी टाइम में असम को चुटिया डायनेस्टी के द्वारा रूल किया जाता था, जिन्होंने अपना रूलिंग के दौरान बहुत सारा ऐसे टेम्पल्स और फोर्ट्स बनाया गया था, जैसे कि ईटानगर का ईटा फोर्ट जो 14th-15th सेंचुरी में बनाया था, और लिखावली का मालिनीतान टेम्पल जिसको 13th-14th सेंचुरी में बनाया था, और बहुत सारा ऐसा फोर्ट्स बनाया था चुटिया किंग्स के द्वारा बिफोर बिल्डिंग ऑफ तवांग मोनेस्ट्री। उस समय तक ये एरिया में कोई लीगल बाउंड्रीज नहीं था। जो एरिया कम पहाड़ी रेंज वाला था वो चुटिया डायनेस्टी का अंडर में आता था, और जो एरिया हाई रेंज हिल्स में था वो तिब्बत का टेरिटोरी माना जाता था। और इससे अंदर यानी ये वाला जो पार्ट है जिसमें हम तानी क्लैन वाला रहता था, वो अपना आप में इंडिपेंडेंट और सेल्फ गवर्न था, क्योंकि हमारा कल्चर बहुत अलग था। इसके बाद साल 1826 में एंग्लो बर्मीज वॉर होता है, जिसमें ब्रिटिशर्स अहोम किंगडम को हरा के असम को अपना अंडर कंट्रोल में ले लेता है। इसके बाद यही फुट हिल ट्राइबल्स को जानने के लिए साल 1858 में फर्स्ट एक्सपीडिशन भेजता है ब्रिटिश द्वारा, जिसके चलते फर्स्ट एंग्लो अबोर वॉर हो जाता है, और इसमें ब्रिटिशर्स को हम ट्राइबल लोगों से हार का सामना करना पड़ता है। इसका ठीक दूसरा साल बाद 1859 को फिर से सेकेंड एंग्लो अबोर वॉर हो जाता है, और फिर से इन ब्रिटिशर्स को अबोर लोगों से फिर से हार का सामना करना पड़ता है। और इसी दौरान ब्रिटिशर्स का अकल में ये समझ आ जाता है कि यहाँ का ट्राइबल लोग अपना नेचर और कल्चर को लेके बहुत प्रोटेक्टिव है। इसके बाद ये रीजन को रेस्ट्रिक्टेड एरिया जोन में लिस्टेड कर देता है, और इसके बाद साल 1873 को बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर एक्ट पास करता है, जिससे बाहर का कोई भी इंसान ये एरिया में एंटर करना होगा तो उन लोगों को परमिट इशू करना पड़ेगा, जिससे यहाँ का लोगों को प्रोटेक्शन दिया जा सके और इन लोगों का रहन सहन, कल्चर्स, बिलीव्स को प्रिजर्व कर सके। और इसके बाद साल 1894 में तीसरा बार ट्राई करता है, इसी के साथ थर्ड एंग्लो अबोर वॉर हो जाता है, एंड लास्टली 1911 में फोर्थ एंग्लो अबोर वॉर हो जाता है, जिसमें फाइनली ब्रिटिशर्स अबोर्स को जीत जाता है, क्योंकि ये समय तक आते आते इन लोगों के पास में बहुत आधुनिक वेपन हो गया था। और ये पूरा रीजन को 1912-13 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट से नाम दे देता है, और फिर 1914 को शिमला कन्वेंशन के तहत एक एकॉर्ड साइन करता है, जिसमें चाइना, तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया का बीच में होता है, क्योंकि ये दौरान तिब्बत अपना आप में एक इंडिपेंडेंट कंट्री था।
और यही कन्वेंशन के द्वारा अरुणाचल और तिब्बत का इंटरनेशनल बाउंड्री को ड्रॉ किया जाता है, जिसको मैकमाहोन लाइन से जाना जाता है। और चाइना ये अकॉर्ड को साइन नहीं करता है क्योंकि उनका मानना था तिब्बत अभी तक चाइना का पार्ट है और ये बॉर्डर को इसका अगेंस्ट में है बोल के ये बाउंड्री को इनवैलिड मान लेता है। बट इस समय में तिब्बत अपना आप को एक इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री मानता था, इसीलिए 1914 का शिमला कन्वेंशन में ओनली इंडिया एंड तिब्बत साइन करता है। बट फाइनली चाइना को 1949 में इंडिपेंडेंस मिल जाता है और ठीक एक साल के बाद 1950 को तिब्बत में अटैक करके 1951 तक तिब्बत को अपना कब्जा में कर देता है। इसके बाद तब से ये इंटरनेशनल बाउंड्री का इशू होते रहता था बिटवीन चाइना एंड इंडिया। ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए साल 1954 29 अप्रैल को इंडिया और चाइना फांसील एग्रीमेंट करता है, जो एक दूसरे का पीसफुल को एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए होता है। और ये एग्रीमेंट का फर्स्ट पॉइंट में ही कहा जाता है कि एक दूसरे का टेरिटरी का इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को रेस्पेक्ट करेगा। और यही वक्त में नेफा जो है इंडिया का एक टेरिटरी था और इंडिया भी फाइनली तिब्बत को चाइना का एक इंटीग्रल पार्ट मान लेता है। बट 1959 को तिब्बत का रिलीजियस लीडर 14 दलाई लामा चाइना का एग्रेशन एट्रोसिटी से बच के इंडिया में आ जाता है और इंडिया उसको अस्सलाम भी दे देता है। और इसी के साथ चाइना को फिर मौका मिल जाता है और यहाँ से फिर बॉर्डर टेंशन बढ़ जाता है। इसी के साथ 1962 का इंडिया चाइना वॉर भी हो जाता है, जिससे इंडिया को हार के साथ बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। तभी से हमारा स्टेट इंडिया का इंटरेस्ट के लिए एक स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंस हो गया और इसके बाद यहाँ से रैपिडली डेवलपमेंट करता है। और आज भी ये चाइनीज लोग क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश उनका एक टेरिटरी है। मे भी कुछ पार्ट तिब्बत का टेरिटरी था होगा, लेकिन हम लोग पहले से ही चाइनीज नहीं था और आगे भी नहीं होगा। और आज हमारा कल्चरल आइडेंटिटी को दुनिया पहचानता है किसी देश से, तो हम गर्व के साथ कहता है हम इंडियन है और हम इंडियन ही रहेगा और हम अपना भारत देश से गर्व है। और आज भी हमारा कल्चरल आइडेंटिटी, ट्रेडिशंस, नेचर, डेमोग्राफी, डायलेक्ट्स, बिलीफ्स और ट्रेडिशनल हेरिटेज अभी तक प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट है बिकॉज ऑफ ILP, इनर लाइन परमिट। और आज हम यही हेरिटेज को फ्रीडम और राइट्स के साथ इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट बन के रह रहे तो बिकॉज ऑफ ILP। अब अभी खुद इमेजिन करके देखिए, अगर ये रेगुलेशन नहीं बनाया होता तो हमारा स्टेट का ट्राइबल लोगों का साथ भी वही होना था जो अमेरिका का नेटिव अमेरिकन लोगों का साथ हुआ था, जिसको यूरोपियन का इन्वेट के कारण से आज वहाँ का नेटिव होके भी वहाँ का एक माइनॉरिटी में है। इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड डेवलपमेंट हाँ बहुत आगे हो सकता है। वहाँ का जो सिटीजन्स है, जो भी बाहर से आया है, उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन आप कुछ सोच के देखो, वहाँ का नेटिव होके भी वो लोग माइनॉरिटी में है। इससे शायद अमेरिका में रहने वाला जो बाहर से आया है उन लोगों को बहुत फायदा हुआ होगा, लेकिन वहाँ में जो रहने वाला जो वहाँ का खुद नेटिव अमेरिकन है वो लोग तो ये बीच में गायब ही हो गया। इसलिए जो आज दुनिया को फैसिनेट करने वाला अरुणाचल का डाइवर्स कल्चर, नेचर और ट्रेडिशंस है, उसका एग्जिस्टेंस एक्सटिंक्ट हो जाना था अगर आउटसाइडर से यहाँ में पहले इन्वेट किया होता। मे भी बाहर का लोग यहाँ में आके डेवलपमेंट और इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर लेता, बट इसका साइड इफेक्ट आज ये होना था हमारा इंडिजीनियस आइडेंटिटी को हम क्लेम ही नहीं कर पाना था। बट अभी का प्रेजेंट टाइमलाइन में हम धीरे धीरे ये मॉडर्नाइजेशन का मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना इन्वॉल्वमेंट हो रहे कि हम अपना वैल्यू को मॉडर्नाइजेशन का आगे बेच रहे हैं। बट दूसरा ट्राइबल स्टेट को 5th और 6th शेड्यूल दिया गया है, बट हमारा अरुणाचल प्रदेश अभी तक एक डॉक्यूमेंट पे चल रहा है। एक्चुअली में ILP, इनर लाइन परमिट, जो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है, जो कोई भी बाहर से ये एरिया में आना होगा तो उन लोगों को एक परमिट का जरूरी होता है। और यही एक लोन डॉक्यूमेंट से अभी तक अरुणाचल प्रदेश को प्रोटेक्शन मिल रहा है। और यहाँ का कल्चर, बिलीफ, नेचुरल रिसोर्सेज, ट्रेडिशनल हेरिटेज, ये सब अभी तक प्रिजर्व होके बैठा है सिर्फ यही डॉक्यूमेंट से। ब्रिटिश इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट का तरफ से तो हमको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने के लिए बहुत कोशिश किया है, बट बहुत दुख का बात यह है कि हमारा ही इंडिजीनियस लोग कुछ चंद पैसा और इनडिसिप्लिन ड्यूटी के कारण से हमारा ये प्रोटेक्शन को तोड़ रहे, जिसके कारण से बहुत सारा आउटसाइडर्स जो नॉन ट्राइबल्स है वो लोग इलीगली हमारा ट्राइबल लैंड में जो प्रोटेक्टेड लैंड है यहाँ में एंटर कर रहे हैं। और आपको बता दो, ये ILP सिर्फ प्रिजर्व और प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, ये इवन डेमोग्राफी को बैलेंस करने के लिए होता है। और पॉपुलेशन रेट को 2011 सेंसस का हिसाब से देखा जाए तो हमारा ट्राइबल पॉपुलेशन का परसेंटेज है 68.79%, जो 1971 सेंसस का हिसाब से ट्राइबल पॉपुलेशन 11% घट गया है, जो पहले 79% हुआ करता था और आज 68.79% है।
तो इससे आप समझ सकता है ग्रेजुअली ये आउटसाइडर्स का पॉपुलेशन रेट इस तरह से बढ़ रहा है कि एक दिन ये इतना बढ़ जाएगा कि स्टेट पॉलिटिक्स और डेमोग्राफिक जैसे में इम्पैक्ट डालने जा रहे हैं। हम ये बता रहे और ये बोल रहे, इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो बाहर से है, जो नॉन ट्राइबल्स है, उन लोगों को हेट करना चाहिए और प्यार नहीं करना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं है। मेरा खुद का ऐसे बहुत सारा नॉन ट्राइबल दोस्त है जिसको हम अपना भाई से भी ज़्यादा मानता है, बट म्यूचुअली हम लोग एक दूसरे का स्टेटस को रेस्पेक्ट करता है। लोगों का हिसाब से आप यहाँ में लीगली परमिशन लेके आइए, हम लोग हमेशा से आप लोगों के लिए कॉर्डियली वेलकम है और आप लीगली हर साल अपना ILP को रिन्यू करके आप यहाँ में जितना भी ईयर्स बैठ सकते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होना है कि आपका बच्चा का बच्चा का बच्चा जनरेशन टू जनरेशन यहाँ में बैठ रहे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अरुणाचल का एक सिटीजन होगा और आपको ST-PRC का राइट मिल जाएगा। नो, ये बस हमारा इंडिजीनियस ट्राइबल लोगों के लिए है। बट ग्रेजुअली आप लोगों का पॉपुलेशन रेट बढ़ने के कारण से आप लोग भी ये सोच सकते हैं कि हम लोग भी यहाँ में इम्पैक्ट डाल सकता है और यहाँ का ST-PRC होल्ड कर सकता है। स्पेशली ये वीडियो का मेन पर्पस ये है कि जितना भी नॉन APST और हमारा खुद इंडिजीनियस APST लोग हैं, उन लोगों को ये बताना कि ये ILP ये किस लिए है और ये क्यों है। बट हमारा खुद का कुछ इंडिजीनियस पैरासाइट लोगों का इनडिसिप्लिन के कारण से कुछ चंद पैसा के लिए ये लोग अपना मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूलते जा रहे हैं और यहाँ का खुद एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के बावजूद भी अपना पावर को इस तरह से मिसयूज और मैल प्रैक्टिसेस करता है कि डे बाय डे ये इलीगल इमाइग्रेंट्स का पॉपुलेशन रेट जो है इंक्रीज होते जा रहा है। तो देखिए ये लोग अपना पावर को किस तरह से मैल प्रैक्टिसेस करते हैं। सर आपका ILP है कि नहीं? LP नहीं है सर, नहीं और इसे जरूर है सर। हम लोग क्योंकि पहले से पे पार हुआ था इसलिए से ऐसे क्या आया, नेक्स्ट बार से हम लोग पहले कैसे ऐसे पार हो गया आप? मतलब ये ट्रांसफर लेटर दिखाने से तो छोड़ देता था। तो आप इनको जाने देंगे या ILP का जरूरी है आपको जाने के लिए? ये तो यहाँ में सर्विस कर रहा है, इसका पोस्टिंग ट्रांसफर ऑर्डर है, इलीगली एंटर करने देता है बाहर का नॉन APST। ये तो सिर्फ एक छोटा सा सैंपल है, इसको देख के आप आराम से समझ सकता है ये लोग कितना अपना पावर को कुछ चंद पैसा के लिए मिसयूज और मैल प्रैक्टिसेस करता हो। इसके कारण से एक दिन हमारा स्टेट के अंदर में ट्राइबल और नॉन ट्राइबल के बीच में इतना केवस होने जा रहा है कि आपको भी अंदाजा नहीं होगा। तो इसलिए बोलता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसीलिए हम हायर अथॉरिटी से ये दरख्वास्त करता है कि ऐसे बास्तर पुलिस जो करप्शन करता है और अपना पावर को मिसयूज और मैल प्रैक्टिसेस करता है, ऐसे वाला को स्ट्रिक्टली पनिशमेंट देना चाहिए। कुछ लोग अपना प्राइवेट गाड़ी में बाहर से नॉन APST को लेके आता है और जब चेक गेट में पुलिस रुकाता है तो वो लोग किसी लोकल पॉलिटिशियन या हायर रैंक वाला ऑफिसर से बात करके ये सब काम को निपटाता है और इलीगली एंटर करवाता है हमारा इंडिजिनियस लैंड में, बस कुछ अपना चंद काम के लिए। यहाँ जो एयरपोर्ट अंदर में ना हम लोग का समय वहाँ तो ऑलरेडी सेटलमेंट है, वहाँ तो पास तो यहाँ का लोकल है। हाँ यहाँ का लोकल है ये तो। कहाँ पे सेटलमेंट है? सर ये यहाँ पे सरकार भी है, तकमान लोग को ये कर रहे हैं। नेपाली का आप यहाँ पे अभी सेटलमेंट होने से भी ईटानगर आप जाने के लिए आपके पास होना पड़ेगा। इसके बाद काम खत्म होने के बाद वो लोग बाहर भी नहीं भेजता है और इसके बाद फ्रीली छोड़ देते हैं। फिर ये जो इलीगली आने वाला लोग अरुणाचल का अंदर में ही बैठ के यहाँ में जहाँ तक फैल जाता है और कुछ लोग अपना पेट पालने के लिए ऐसे ऐसे काम करता है, ऐसे ऐसे क्राइम करता है जो सिर्फ हम अभी तक सिर्फ टीवी में देखा हो, जैसे सावधान इंडिया में, क्राइम पेट्रोल में। बहुत सारा ऐसा केसेस होगा जो आप भी फेमिलियर होगा, जैसे कि किसी का औरत को भगा के ले जाना और ऐसे मर्डर जो कभी सोल्व ही नहीं हुआ हो, और ऐसे बहुत सारा फ्रॉड केसेस जो काम करने के लिए पैसा लेता है लेकिन भाग जाता है। क्योंकि ये लोग भाग जाने से भी हम लोग ट्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो लोग यहाँ में डॉक्यूमेंटेड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है कि वो लोग लीगली आया है। तो इसके कारण से हम लोग ये सब केसेस को सॉल्व नहीं कर पाता है और हम लोग एक विक्टिमाइज होके बैठता है। चलो जो हो गया सो हो गया, लेकिन आप अभी तक ये वीडियो को बिना स्किप कर देख रहा होगा तो अभी तक तो ये चीज समझ गया होगा कि ये ILP हमारा अरुणाचल प्रदेश और हमारा इंडिजिनियस लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट है। अगेन हम आप सबको ये बात रिमाइंड करना चाहता है कि ये वीडियो जो है हेट्रेड फैलाने के लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए है और एक नॉलेज शेयरिंग के लिए है, स्पेशली हमारा ट्राइबल और नॉन ट्राइबल्स के लिए। अगर आप अभी अरुणाचल प्रदेश में ILP का इम्पोर्टेंस समझ गए हैं तो जितना हो सकेगा अपना दोस्तों और फैमिली के साथ में ये वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय अरुणाचल।